जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मानसरोवर विद्या विहार के यूट्यूब चैनल में। कक्षा सात के साइंस की हम बात कर रहे थे। कक्षा सात के साइंस के चैप्टर नंबर 17 को आगे बढ़ाएंगे आज हम। तो चलिए, एक छोटा गड्ढा कीजिए। क्रियाकलाप है, आपको घर पे करना है। एक छोटा गड्ढा कीजिए, इससे सब्जी के कचरे और सूखी पत्तियों आदि से भरकर मिट्टी से ढक दीजिए। इसमें क्या करना है, सब्जी और पत्तियाँ ही डालना है, इसमें प्लास्टिक वगैरह नहीं डालनी है। इसके ऊपर कुछ जल भी डाल दीजिए, थोड़ा थोड़ा गीला कर दो। 3 दिन बाद मिट्टी की ऊपरी परत हटा लीजिए। क्या गड्ढा भीतर से गर्म लगता है? क्या आपको उसमें से गर्मी का एहसास होगा? आप देखना। पहली ने पूछा, वन में इतने सारे वृक्ष हैं, यदि हम कारखाने के लिए कुछ वृक्षों को काट दें तो क्या फ़र्क पड़ता है? अभी पहली ऐसा बोलती कि कुछ काट देते, भाई इतने सारे झाड़ है, 2-3 झाड़ काट भी दिए, कोई फ़र्क पड़ने वाला है? प्रोफेसर अहमद ने बताया, तुमने स्वयं पोषी, परपोषिया और मृत पोषियों के बारे में पढ़ा है। तुमने पढ़ा है कि हरे पादक जिस प्रकार भोजन का निर्माण करते हैं, सभी जंतु चाहे वे शाकाहारी हो या मांसभक्षी, अतः भोजन के लिए पादपों पर निर्भर होते हैं। किस पर निर्भर होते हैं? पादपों पर। तो ध्यान से सुनिए, यहाँ वो बताना क्या चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि वृक्ष स्वयं भोजन बनाते हैं और शाकाहारी मांसाहारी प्राणी उस पर निर्भर रहते हैं। जो जीव पादपों का भोजन करते हैं उन्हें अक्सर अन्य जंतुओं द्वारा भोजन के रूप में ले लिया जाता है। यानी मान लो कोई घास है, घास क्या है? पादक। उसने स्वयं भोजन बनाया है, फिर हिरन आके उसको खा जाती है। हिरन आके क्या करती है? उसको खा जाती है। अब हिरन खा के मस्त टहल रही होती है, टहलते हुए देख के उसको शेर देख लेता है। कौन देख लेता है? शेर देख लेता है। शेर आता है और उसको एक पंजे में पछाड़ के खा जाता है। तो इस प्रकार से जो भी किसी पादक का इसने भोजन किया, वो भी किसी का भोजन बनने वाला तो है। इस प्रकार ये क्रम चलता रहता है। उदाहरण के लिए घास को कीटक द्वारा खाया जाता है, उन्हें मेंढक खा जाते हैं। कीटक को, मेंढक को सांप खा जाते हैं और खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। चलो, पहले तो घास होता है, घास को कीटक खा जाता है यानी कीड़ा खा जाता है। कीड़ों को मेंढक खा जाता है अपनी जीभ से, और सांप को मेंढक को सांप निकल जाता है, और सांप जैसे घूमता रहता है तो उसको कौन? गरुड़ देख लेता है, और गरुड़ उसको ऐसा पकड़ के खाता है। फिर वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएँ पाई जाती है। सभी खाद्य श्रृंखलाएँ परस्पर संबंध होती है। यदि एक खाद्य श्रृंखला में कोई विघ्न पड़ता है तो यह अन्य श्रृंखलाओं को प्रभावित करता है। वन का प्रत्येक भाग अन्य भागों पर निर्भर होता है। यदि हम वन के किसी घटक जैसे वृक्ष को अलग कर देते तो इससे अन्य सभी घटक प्रभावित होते हैं। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से वन भूमि की सतह से पत्तियों को उठाकर उन्हें हैंडलेस से देखने के लिए कहा। अब उन्होंने देखा, उन्हें क्षयमान पत्तियों पर नन्हे मशरूम दिखाई दिए। क्या दिखाई दिए? मशरूम। उन्हें नन्हे कीटों, मिलीपिंडों, सहस्त्रपदों, चींटों और शुंकों की सेना भी उन पर दिखाई दी। उन्हें आश्चर्य हो गया कि ये जीव वहाँ कैसे रहते हैं। प्रोफेसर अहमद ने समझाया कि आसानी से देखा जाने वाले इन जीवों को अतिरिक्त यह अनेक जीव और सूक्ष्म जीव ऐसे भी है जो मृदा के भीतर रहते हैं। पहली को आश्चर्य हो गया कि मशरूम और अन्य सूक्ष्म जीव क्या खाते होंगे। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि मृत पदकों और जंतु ऊतकों को खाते हैं। क्या कहते हैं? जंतु ऊतकों को खाते हैं, और उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तन कर देते हैं, जिसे क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमस। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ह्यूमस किसे कहते हैं? ह्यूमस किसे कहते हैं? कि वो जो जीव जंतु छोटे छोटे पादकों और जंतु उत्पादकों को खाते हैं और उसे गहरे रंग में बदल देते हैं, उन्हें ह्यूमस कहा जाता है। आपने ह्यूमस के बारे में कक्षा अध्याय 9 में पढ़ा था, जो कि नहीं पढ़ा अब पढ़ेंगे। आपको मृदा की कौन सी परत में ह्यूमस मिलता है? मृदा के लिए किसकी क्या उपयोगिता है? पादकों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमन्स में परिवर्तन करने वाले सूक्ष्मजीव अपघटक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं।
इस प्रकार के सूक्ष्मजीव वन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह जानकारी मिलते ही पहली ने मृत पत्तियों को हटाना आरंभ कर दिया और कुछ ही देर में भूमि पर ह्यूमस की परत को खोज निकाला। ह्यूमस की परत को क्या निकाला? खोज निकाला। ह्यूमस की उपस्थिति यह सूचित करती है कि मृत पादपों और जंतुओं के पोषक तत्व मृदा में निर्मुक्त होते रहते हैं। वहाँ से ये पोषक तत्व पुनः सजीव पदार्थों के मूल द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। शीला ने पूछा, एक होगी शीला, उसने पूछा जब वन में कोई जंतु मर जाता है तो उसका क्या होता है? टीबू ने उत्तर दिया कि मृत जंतु गिद्धों, कौवों, गीदड़ों और चींटों का भोजन बनता है। क्या गिद्ध विद्ध आते हैं, गीदड़ विदड़ आते हैं, उसको खा जाते हैं। इस प्रकार पोषक तत्वों का चक्र चलता रहता है जिससे वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। क्या नहीं जाता? व्यर्थ नहीं जाता, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है। पहली ने प्रोफेसर अहमद को याद दिलाया कि उन्हें यह नहीं समझाया है कि वनों को हरे फेफड़ों क्यों कहा जाता है। तो प्रोफेसर ने कहा कि समझो, मैं समझाता हूँ आपको। प्रोफेसर ने समझाया कि पादप प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा ऑक्सीजन निर्मुक्त करते। क्या करते? ऑक्सीजन। आपको पता है कि वनस्पति कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेती है और ऑक्सीजन क्या करती है? बाहर छोड़ती है। ऑक्सीजन बाहर छोड़ती है। इस प्रकार पादप जंतुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होते। वे वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते। क्या करते? कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखते हैं। इसलिए वनों को हरे फेफड़े कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वनों को हरे फेफड़े कहा जाता है। अब बच्चों ने देखा कि आसमान में बादल बन रहे हैं। बूझों ने याद दिलाया कि उसने कक्षा 6 में जल चक्र के बारे में पढ़ा था। वृक्ष अपने मूलों से जल अवशोषित करते हैं और वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वाष्प निर्मुक्त करते हैं। यदि वृक्षों की संख्या कम होती तो जल चक्र किस प्रकार प्रभावित होता? टीबू ने उन्हें बताया कि वन केवल पादपों और जंतुओं का आवास ही नहीं है। वन क्षेत्र में उनके मानव समुदाय भी रहते हैं। इनमें से कुछ विभिन्न जातियों के हो सकते हैं। टीबू ने समझाया कि ये लोग अपनी अधिकतर आवश्यकताओं के लिए वन पर निर्भर है। वह उन्हें भोजन, आश्रय, जल और औषधि प्रदान करते हैं। वन क्षेत्र में रहने वाले ये लोग वहाँ के अनेक औषधि उत्पादों के बारे में जानते हैं। तो टीबू ने क्या बोला कि यहाँ पे तो आदिवासी लोग भी रहते हैं। कौन से लोग? आदिवासी लोग। जो आदिवासी लोग हैं वो क्या करते हैं कि आदिवासी लोग वन में रहते हैं, वन को ही अपना घर समझते हैं और वहाँ से खाना पीना, जड़ी बूटियाँ एकत्रित करते हैं। पहली ने अपने मित्र को याद दिलाया कि वे प्रकाश संश्लेषण के बारे में अध्याय 1 में पढ़ चुके हैं। ठीक है। बूझो एक छोटे झरने से पानी पी रहा था। बूझो क्या करता है? पानी पी रहा था। जो उसने देखा कि हिरण का एक झुंड उसके कुछ दूर पर झरने को पार कर रहा था। कुछ ही पल में सभी हिरण झाड़ियों में गायब हो गए। सघन झाड़ियों और ऊंची घास जंतुओं को भोजन और आश्रय प्रदान करता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भोजन दे रहा है, आश्रय, और ये दीवार पर उगने वाला एक पौधा भी आपने कई बार देखा होगा कि दीवार पे पौधे उग जाते हैं। यह उन्हें वन में रहने वाले मांस भक्षी जीवों से सुरक्षा भी प्रदान करता था। टीबू के ध्यान से वन के स्पर्श को देखना आरंभ कर दिया। अचानक कुछ देर बाद उसने बच्चों को अपने पास बुलाया। उसने उन्हें कुछ जंतुओं की लीद दिखाई और विभिन्न जंतुओं की लीदों के बीच अंतर समझाया। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वन अधिकारी वन में कुछ जंतुओं की उपस्थिति की जानकारी उनकी लीद और पद चिन्हों के आधार पर करते हैं। बूझों ने सबका ध्यान जंतुओं की लीद की एक बड़ी शयमान ढेरी की ओर आकर्षित किया। उस ढेर पर अनेक भ्रूण और कैटरपिल पनप रहे थे। मतलब लार्वा एक ईल जैसा होता है, केचुए जैसा होता है। ऐसे सारे जीव जंतु क्या होते हैं? उनकी लीड यानी उनके मल, गोबर, जिसे गोबर मल कहा जाता है, उन पे पनप रहे थे तथा उनके नवोद्भिद भी अंकुरित हो रहे थे। और अहमद ने बताया ये नवोद्भिद कुछ शाखों और झाड़ियों के हैं। जंतु भी कुछ पादपों के बीजों को प्रकीर्णित करते हैं। इस प्रकार जंतु वनों में पादपों को वृद्धि करें और उनके पुनर्जनन में सहायता होते हैं। जंतुओं का क्षयमान गोबर नवोद्भिदों को उगने के लिए पोषक तत्व भी प्रदान करता है। यह सुनने के बाद बूझों ने अपनी नोटबुक
में नोट किया, पादपों की अधिक किस्मों के आश्रय देकर वन शाकाहारी जंतु के भोजन और आवास के लिए अधिक अवसर प्रदान करते हैं। शाकाहारियों की संख्या अधिक संख्या का अर्थ है कि विभिन्न प्रकार के मांस पक्षियों के लिए भोजन की अधिक उपलब्धता, जंतुओं की विविध किस्मों वन में पुनर्जन्म और वृद्धि के सहायक होते हैं। अपघटन वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने का सहाय करते हैं। इस प्रकार वन एक गतिक सजीव इकाई है जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है। जीवन और जीवन क्षमता से क्या है? भरपूर है। जब लगभग दोपहर को हो गई थी और बच्चे वापस जाना चाहते थे, टीबू ने वापस जाने के लिए एक और रास्ता सुझाया। जब वे वापस जा रहे थे तभी वर्षा होने लगी। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वर्षा की बूंदें वन भूमि पर सीधे नहीं पड़ रही थी। वन वितान की सबसे ऊपरी परत वर्षा की बूंदों को विचलन कर रही थी। अभी आप यहाँ पे देखो तो क्या वर्षा जो पड़ रही थी तो झाड़ के ऊपर पड़ रही थी, पहले डायरेक्ट ज़मीन के ऊपर नहीं पड़ रही थी। यही आपको बताना चाहते हैं। अर्थात छोटी छोटी फुहारे में परिवर्तित कर रही थी। अत्यधिक जल वृक्षों की शाखाओं, पत्तियों और तनों से होते हुए नीचे की झाड़ियों और शाखों पर धीमे धीमे गिर जाता है। उन्होंने पाया कि कई स्थानों पर भूमि अब भी सूखी है। लगभग आधा घंटे बाद वर्षा रुक गई। उन्होंने पाया कि वन भूमि की सतह पर गिरी मृत पत्तियों की परत अब कुछ कुछ गीली हो गई है, लेकिन वन में कहीं भी जल का जमाव होता दिखाई नहीं दिया। बूझो मन ही मन सोच रहा था कि यदि इतनी तेज वर्षा उसके शहर में हुई होती तो नाले और सड़कें पानी से भर जाते, है ना। वर्षा ज़्यादा होती है तो नाले और सड़कें क्या हो जाते हैं? पानी से भर जाते हैं। अब आगे इसके आगे का हम इसके अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। इसके बाद स्वाध्याय भी हम उसी लेक्चर में करेंगे।